हेलो दोस्तों, आपका इंडियन ज्योग्राफी क्लास 2 में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत मोरदार पर्वत है जिसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिए आप, क्रिटेशियस युग में हुआ इसका निर्माण। सबसे नया पर्वत कौन सा है दोस्तों? हिमालय पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत भी है ये, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में स्थित। और नेपाल चीन बॉर्डर पे मान सकते हैं आप इसे। जो माउंट एवरेस्ट है इसके 3 देशों में अलग अलग नाम है। इंडिया में हम इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, और वहीं बात की जाए चाइना में तो इसे चोमलुंगमा कहते हैं। दोस्तों इसकी ऊंचाई यदि पूछ ली जाए तो 8,848 मीटर। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय की लेंथ कितनी है, अर्थात पूर्व से लेके ईस्ट हो गया ये, और ये वेस्ट, पूर्व से लेके पश्चिम तक के इसकी जो लेंथ है लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है इसकी लेंथ, जो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। इधर वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर है, और ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय के निर्माण से संबंधित 2 सिद्धांत है दोस्तों। एक भूसन्नति सिद्धांत है जो कि कोबर ने दिया, भूसन्नति, और दूसरा है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जिसे हैरी हेस ने दिया। सबसे पहले बात करते हैं भूसन्नति सिद्धांत की। भूसन्नति सिद्धांत मैंने आपको दोस्तों पेंजिया के टूटने की घटना बहुत अच्छे से वर्ल्ड जियोग्राफी में बताई है। आप वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर्स भी देखें। तो पेंजिया के पर क्या बना था, तैतीस सागर बना था, और 33 सागर में हुए अवसादों का जमाव शुरू हुआ। इन्हीं अवसादों पर बल लगा। इस बल के कारण 33 सागर में सिकुड़न हुई और अवसाद ऊपर उठे। और जब ये अवसाद, ये देखिए दोस्तों, ये 33 सागर है, इसमें अवसाद जमा हुए, जब इन पर बल लगा तो ये अवसाद ऊपर की ओर उठे, और यहाँ पर हो गया किसका निर्माण भैया, हिमालय पर्वत का निर्माण। ये हिमालय लिखा है दोस्तों, तो हिमालय का निर्माण हो गया। कैसे हुआ बता दिया मैंने आपको। ये किसके अकॉर्डिंग है, भूसन्नति सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के हिसाब से, तो ये हैरी हेस ने दिया, और इसको समझाया किसने, मॉर्गन ने। इन्होंने क्या बताया भैया, बताया कि हिमालय 2 प्लेटों के अभिसरण से बना है। अभिसरण अर्थात एक दूसरे की ओर टकराने से। P1 एक प्लेट हो गई और एक P2 प्लेट हो गई। दोनों महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों, याद रखिए। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। तो जब दोनों प्लेट टकराई तो बीच में 33 सागर था। 33 सागर में अवसाद जमा हुए। अवसाद में क्या क्या थे भैया, चट्टान थी, मिट्टी थी और जड़ पत्ती थी। तो जब ये आपस में टकराई दोनों प्लेटें, तो इसमें बीच में उपस्थित अवसाद क्या हुआ, ऊपर उठने लगे, और ये ऊपर उठते गए, और हिमालय की ऊंचाई बढ़ते गई और लगातार बढ़ते ही जा रही है। इस प्रकार हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर वही लिखा है, 33 सागर के अवसाद से बना हिमालय। अब सबसे पहले ये जो यूरेशियन प्लेट है, और एक ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों में से पूछे स्ट्रॉन्ग प्लेट कौन सी है, तो यूरेशियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आप देख सकते हो इस ओर अरावली पर्वत है, इधर विंध्य पर्वत है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अर्थात ये यूरेशियन प्लेट ऊपर होगी। हिमालय मान लीजिए, हिमालय के जो नॉर्थ साइड में ये हो गई यूरेशियन प्लेट, और हिमालय के साउथ में कौन सी प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की संरचना कुछ इस प्रकार है। इस ओर अरावली पर्वत है, इधर विंध्य पर्वत है। जब ये प्लेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकराई तो पूर्व दिशा में, पूर्व ये पश्चिम हो गया हिमालय का, और ये पूर्व हो गया। हिमालय की पूर्वी दिशा में बहुत ज्यादा जोरदार टक्कर होगी। इस जोरदार टक्कर के कारण ही पूर्वी क्षेत्र कम चौड़ा होगा। मान लीजिए ये हिमालय है, तो इसका पूर्वी क्षेत्र कम चौड़ा होगा, पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा चौड़ा होगा। और वहीं बात की जाए ऊंचाई की, तो बहुत ज्यादा टकराने से, बहुत तेजी से टकराने से पूर्वी क्षेत्र की जो चोटियां है वो बहुत ऊंची ऊंची होंगी। तो जितनी भी चोटियां है, लाइक हमारे माउंट एवरेस्ट भी हो गए, वो पूर्वी क्षेत्र में आता है, और पश्चिमी क्षेत्र की चोटियां पूर्वी क्षेत्र के कंपेयर में कम ऊंची होती है। तो इसके टकराव से क्या होता है, ईस्ट वाले भाग में प्रेशर ज्यादा लगा, ईस्ट वाले भाग ज्यादा ऊंचे हैं। वही बात करें रेनफॉल की, ज्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है पूर्वी भाग में। इसी कारण यहाँ पर वन क्षेत्र ज्यादा है। वन क्षेत्र ज्यादा है तो एनिमल ज्यादा होंगे, अर्थात बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा है।
अब बात करें, सॉरी दोस्तों, बात की जाए हिमालय की आकृति की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया, ये देखिए जैसे यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकरा रही थी तो इधर अरावली क्षेत्र था, इधर विंध्य क्षेत्र था, तो ये हार्ड रॉक वाले क्षेत्र हो गए अरावली क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो इस कारण से इस क्षेत्र में ज्यादा फैलाव नहीं हुआ, लेकिन जो बीच वाला क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र सॉफ्ट रॉक वाला क्षेत्र था, इसलिए इधर ज्यादा फैलाव हो गया हिमालय का। तो बीच वाले क्षेत्र सॉफ्ट रॉक के कारण फैलाव होने के कारण इसकी आकृति बिल्कुल कैसी दिख रही, चापाकार या इसे धनुषाकार भी कहते हैं। तो हिमालय की आकृति पूछ ली जाए तो कैसी होगी, धनुषाकार होगी। अब बात करते हैं हिमालय के भागों की। तो हिमालय का विभाजन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं हम। पहला तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन करना। क्षैतिज विभाजन कैसा होगा दोस्तों, ऐसे मान लीजिए ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हो गया, ये इस प्रकार से। वही बात करें ऊर्ध्वाधर विभाजन की, तो यदि ये हिमालय है तो इसको ऊर्ध्वाधर खड़े खड़े भागों में विभाजित कर देना। ये ऊर्ध्वाधर विभाजन नदियों के आधार पर होता है। और क्षैतिज विभाजन कैसे करेंगे, उसकी निर्माण और स्थिति के आधार पर करते हैं। दोस्तों क्षैतिज विभाजन में सबसे पहले आता है महान हिमालय, दूसरा आता है मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। ये महान हिमालय मान लीजिए, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। वहीं बात की जाए ऊर्ध्वाधर विभाजन की, तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय, जो कि आता है सिंधु और सतलज नदी के बीच में। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल आता है। नेपाल के बाद असम आता है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में का जो क्षेत्र है वो सभी ये इस प्रकार से इन हिमालयों के रूप में उसे बांट दिया गया। अब बात करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय अर्थात हिमालय के क्षैतिज विभाजन में महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय, यह हिमालय का मुख्य भाग होता है दोस्तों। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी यही है। इसकी औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट भी महान हिमालय में ही स्थित है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय में आपको बता दूं कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो यह नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है से लेके नामचा बरुआ तक के फैला हुआ है। नामचा बरुआ ईस्ट पार्ट हो गया और नंगा पर्वत हो गया वेस्ट पार्ट, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। वहीं बात की जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महान हिमालय की उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां है, तो वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। वहीं बात की जाए महान हिमालय की नेपाल में स्थित चोटियां, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। इसके बाद इंडिया में एक चोटी है कंचनजंगा, जो कि स्थित है सिक्किम में। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो K2 होती है, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि अभी वर्तमान में POK में है। तो यदि इसका नाम नहीं आता है, जब भी नाम है तो यही हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन जब K2 ऑप्शन में नहीं दिया हो और कंचनजंगा दिया हो, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा भी नहीं दिया हो तो नंदा देवी याद रखिए दोस्तों, नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो महान हिमालय के दक्षिण, ये महान हिमालय है तो इसके दक्षिण एवं इसके समांतर जो भाग है वो कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय है। और ये पतली कतार की तरह है दोस्तों। आपको एक बात बता दूं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। इन दोनों के बीच में कौन सा भ्रंश है दोस्तों, ये याद रखिए, मुख्य केंद्रीय भ्रंश से अलग होते हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय। और इन दोनों के बीच में कश्मीर घाटी भी है। यदि ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, तो कश्मीर घाटी जो है वो कहाँ पर है, इन दोनों महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है दोस्तों। वहीं बात की जाए मध्य हिमालय की प्रमुख चोटियों की, तो पीर पंजाल ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई। धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। वहीं बात की जाए नागटिब्बा की, तो ये उत्तराखंड में, और महाभारत नेपाल में फैली हुई है। ये हो गया मध्य हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मध्य हिमालय वनों के कटाव की समस्या से जूझ रहा है दोस्तों, ये याद रखिए आप। अब बात करते हैं शिवालिक की। तो मध्य हिमालय और
मध्य हिमालय के दक्षिण में है और मध्य हिमालय के समांतर। सबसे पहले महान हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय हो गया और फिर शिवालिक हो गया। तो मध्य हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के समांतर कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। यह हिमालय का बाहरी भाग भी है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका निर्माण नदियों के अवसाद द्वारा हुआ है, इसी कारण से इसे नदियों के अवसादों द्वारा निर्मित हिमालय भी कहा जाता है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर कि दक्षिण में इसके कौन से क्षेत्र आता है? मैदानी भाग, जो कि है गंगा यमुना का मैदान। इसका जो फैलाव है, शिवालिक का फैलाव दोस्तों कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें तो इसे शिवालिक ही कहा जाता है, लेकिन जो शिवालिक हिमालय है जब ये नेपाल में फैलता है तो इसे चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां भी कहते हैं। चूड़िया मुड़िया की पहाड़ी कहाँ कहते हैं? नेपाल में। किसे कहते हैं? शिवालिक को। याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटी, घाटी क्या है अभी आपको बता दूं। पहले मैंने आपको बताया था मुख्य सीमा भ्रंश हो गया, किन किन के बीच में हो गया? ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मुख्य सीमा भ्रंश। वही बात कर रहे थे हम किसकी? ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश किस किस के बीच में था? ये मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश था और दूसरा हो गया मुख्य सीमा भ्रंश। तो मुख्य सीमा भ्रंश किसके किसके बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। और दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में द्वार और दून घाटियां भी है। द्वार और दून घाटियां अर्थात ये मध्य हिमालय हो गए, शिवालिक, इसके बीच में जो भी घाटी है उन्हें द्वार और दून के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए हरिद्वार और देहरादून। वही बात की जाए ट्रांस हिमालय की, तो ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है दोस्तों। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इसके भी उत्तर में देखा जाए तो ट्रांस हिमालय है। इसमें 3 श्रेणियां आती है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। सबसे पहले आपको बता दूं महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ITSZ है। ये जो ITSZ इन महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो सांग्पो सेचर जोन, अर्थात इंडो सांग्पो सेचर यानी सिला हुआ जोन। अफगानिस्तान, भारत और चाइना में फैला हुआ है दोस्तों ये ट्रांस हिमालय। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें 3 श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जांस्कर। तो सबसे पहले काराकोरम की बात करें तो काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी प्रमुख चोटी है की बात की जाए तो K2, गैसरब्रम और मैसरब्रम, 3 प्रमुख चोटी है, जिसमें K2 गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी है भारत की। जिसे K2 अर्थात काराकोरम होता है और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? गाडविन ऑस्टिन। वही बात की जाए गैसरब्रम, इसे K1 भी कहते हैं, और फिर मैसरब्रम, ये सभी चोटियां काराकोरम श्रेणी की है। यहाँ पर उपस्थित ग्लेशियर की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे प्रमुख ग्लेशियर। यहाँ हमारे सैनिक लगातार हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ब्याफो, बटोरो और हिस्टपर, ये सब भी प्रमुख ग्लेशियर्स है यहाँ के। बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की, तो यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो राकापोशी है। ये सभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा अभी, जो कि POK में है। बट हाईएस्ट स्लोप पीक, तीव्र ढलान वाली चोटी है ये दोस्तों। तीव्र ढलान क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये और ये हो गया, तो यदि ये चोटी है तो इसका एक ढाल बिल्कुल तीव्र है, अर्थात यहाँ से आना जाना तो आप मुमकिन ही नहीं है, मतलब कामना भी नहीं कर सकते। यहीं पर हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, लक्ष्य मूवी आपने देखना कभी दोस्तों टाइम मिले तो। हमारे जो दुश्मन देश के लोगों ने हम पर नजर रखी इस ओर से, इनने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि इस ओर से भी कोई आके हम पे हमला कर सकता है। विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने बिल्कुल इस तीव्र ढलान से चढ़ाई करते हुए इन पे यहाँ पर जाके फतह हासिल करी थी दोस्तों। तो हमारा देश वैसे भी कल्पना जो कर सकते हैं वह करके दिखा देता है। तो बहुत महान महान सैनिक है हमारे देश के, उनको नमन। अब बात करते हैं जांस्कर रेंज की, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है ये। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कॉमेट है। अब आपको 3 चीजें और बता दूं, फॉल्ट होता है, वैली होता है और पास होता है। फॉल्ट क्या होता है दोस्तों? 2 पर्वतों के बीच में यदि जैसे दरार वाला क्षेत्र आ जाए तो इसे फॉल्ट कहते हैं। घाटी क्या होता है? 2 पर्वतों के बीच में
का प्लेन क्षेत्र आ जाए तो उसे घाटी कहते हैं दोस्तों। वहीं बात की जाए दो पर्वतों के बीच में यदि रास्ता हो, प्राकृतिक रास्ता, तो उसे दर्रा कहते हैं दोस्तों। तो आपको मिटा के देख लीजिए, आप यहाँ से रास्ता है तो बहुत सारे अभी हम दर्रे भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को विभिन्न जगहों से जोड़ते हैं ये दर्रे। अब आपको जितनी भी ये हिमालय की संरचना बताई है मैंने, इसे मैप में देख लीजिए आप। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और वहीं बात की जाए कहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। वहीं बात की जाए दक्षिणतम बिंदु की तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति ये है हमारा ट्रांस हिमालय, जिसमें आता है काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कार्डविन आस्टीन कहते हैं। लद्दाख की राकापोशी, और बात की जाए जांस्कर की, जांस्कर हो गया। इसके बाद आता है ट्रांस हिमालय के बाद में आता है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय अर्थात नहीं सॉरी महान हिमालय आता है। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं इसे। तो ये ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय आ गया, ये वाला। महान हिमालय में की प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये उत्तराखंड की चोटियां हो गई। इसके बाद आता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये सारी की सारी नेपाल में हो गई। बात की जाए कंचनजंगा की तो ये हो गई सिक्किम में। इसके बाद में नामचा बरवा, ये हो गई अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया महान हिमालय की चोटियां। इसके बाद में बात करते हैं हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय में धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी। धौलाधर, नागटिब्बा तो अपने इंडिया में ही है, लेकिन ये जो महाभारत श्रेणी है मध्य हिमालय की, ये कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में। इसके दक्षिण एवं समांतर में है शिवालिक श्रेणी, और इसके इधर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, दक्षिण में। ये सारे के सारे गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नोट बनाए हुए मैंने। हिमालय की आकृति पूछे जाए तो कैसी है? चापाकार या धनुषाकार है। हिमालय का विस्तार कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकिन नामचा बरुआ तक के है, जिसका अक्षांशीय विस्तार है लगभग 6 डिग्री तक के। इसके बाद बात की जाए हिमालय का ढाल, तो ये लंबनाथ योजना की तरह 35 से 70 डिग्री है। ये शिवालिक हिमालय की बात की जाए, और इसके इस ओर जो है मैदान है, ये गंगा यमुना के मैदान। हिमालय की परतों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देख लो हिमालय की जो ऊंचाई है स्थल मंडल पर, हिमालय के नीचे स्थल मंडल जो प्लेट आती है हमारी, प्लेट्स के ऊपर तक कितनी ऊंचाई है इसकी? 75 किलोमीटर है दोस्तों। तब इसकी जो संरचना है, इसमें सबसे ऊपरी भाग में अवसाद होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सेडिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये सबसे ऊपरी भाग में अवसाद हो गए। इसके बाद में आता है रूपांतरित भाग, इसके बाद में आता है बेथोलित, इसके बाद आता है ग्रेनाइट। दोस्तों आपको बता दूं, ये मैग्मा, यदि ये मैग्मा है मान लीजिए, तो जो मैग्मा स्थल मंडल पर आता है और ठंडा होता है तो लावा होता है, और ये जम जाता है तो पर्वत वगैरह का निर्माण करता है। लेकिन ये मैग्मा जब बीच में ही जम जाता है तो विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है, जिसमें से एक संरचना बेथोलित भी कहलाती है। और वही बात की जाए ग्रेनाइट रॉक की, तो इसी प्रकार की संरचनाओं में बीच में जो जमा हुआ मैग्मा क्या कहलाता है? जब ठंडा होता है तो ये ग्रेनाइट रॉक्स का निर्माण करता है, ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। दोस्तों मैंने बताया था आपको, एक क्षैतिज विभाजन था ये वाला, अब एक ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसमें कि हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। यह भाग सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। सबसे पहला ये मान लीजिए, ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, तो इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है सतलज से लेके काली नदी के बीच का क्षेत्र। यहाँ आप मैप में देख लीजिए, ये हो गया सिंधु, ये सिंधु नदी हो गई, और ये हो गई सतलज नदी। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। यहाँ बर्फबारी होती है और फल उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों, पंजाब हिमालय को। इसके बाद आता है सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र। सतलज
और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड में आता है इसका। और यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात कर ले तो रानीखेत और नैनीताल वगैरह यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र। तो यह आता है, इसे हम कहते हैं सी, नेपाल हिमालय कहते हैं। ये काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। ये जो ऊर्ध्वाधर विभाजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। इसके बाद आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र, जिसे हमने कह दिया डी, असम हिमालय। असम हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारे हिमालय की संरचना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रकार से इसके विभाजन वगैरह देख लिया। अगली क्लास में हम पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जिन्होंने वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर नहीं देखे वे भी जाके वर्ल्ड जियोग्राफी लेक्चर देखें। थैंक यू वेरी मच।